Welcome to Winsome Digital Platform of Winsome International School. We were continuing with the series of Olympiads. SOF की साइंस के क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 पे थे हमने हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट चैप्टर में इफ यू रिमेंबर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे फैट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। So the name of the chapter was components of food. Okay. So the name of the chapter was components of food. And what we already learned, हमने क्या पढ़ लिया था? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया था, 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया था और उसके टेस्ट भी हमने पढ़ लिए थे। Okay. Let's start to the next one. Energy. Now the next is fats. हमने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कर लिए थे। वी आर स्टार्टिंग विद द फैट्स। फैट्स आपने नेम ऑलरेडी सुना होगा, उसी के बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड आर नोन एज एनर्जी बैंक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की एनर्जी बैंक बोला जाता है इसे। एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, वो कौन प्रोवाइड करता है? फैट्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज्यादा फैट जो होता है एनर्जी गिविंग फूड, जो एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स होते हैं खाने में जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं फैट्स। और इन्हें क्या बोला जाता है? एनर्जी बैंक्स ऑफ आवर बॉडी। इसीलिए इनका नेम जो क्या दिया गया है? एनर्जी बैंक्स ऑफ आवर बॉडी। यू हैव टू लर्न दिस, यू मस्ट नो व्हाट इज द नेम। So they are known as energy banks of our body. You have to learn this statement. This is very important from the point of exam also. Okay. Compounds of carbon, oxygen and hydrogen. Body uses fats as an energy store and uses them whenever there is shortage of energy. हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ा था, उसमें भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। इसमें भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। बॉडी यूजेस फैट्स एज एन एनर्जी स्टोर एंड यूजेस देम व्हेनेवर देयर इज शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। फैट्स को हमने याद, इफ यू रिमेंबर, आपको याद होगा एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर हुए थे? फैट्स की फॉर्म में स्टोर हुए थे। तो अभी यही सेम थिंग अभी वापस ही रिपीट हो रही है। बॉडी यूजेस fats as an energy store and uses them whenever there is shortage of energy. तो एनर्जी का जो भी स्टोरेज होता है, एनर्जी जो एनर्जी को बचाते हैं, स्टोर कर लेते हैं फैट की फॉर्म में, और जब भी एनर्जी की नीड होती है बॉडी में उस एनर्जी को रिलीज कर दिया जाता है। सो बॉडी यूजेस फैट्स एज एन एनर्जी स्टोर। फैट्स क्या होते हैं? एनर्जी स्टोर होते हैं हमारी बॉडी के। एंड यूज देम व्हेनेवर देयर इज शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। कभी भी अगर शॉर्टेज रहती है एनर्जी की तो उस जो भी एक्सेस में जो स्टोर किया था हमने, याद, इफ यू रिमेंबर, आपको याद भी होगा सेम थिंग। कार्बोहाइड्रेट्स को किस फॉर्म में, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर दिया जाता है फैट्स की फॉर्म में। अब इसको स्टोर करके बॉडी रख लेती है, जब भी शॉर्टेज होगी एनर्जी की उसको रिलीज कर दिया जाएगा। Coming to the next point, provide almost double the energy obtained from the same amount of carbohydrates. See, if you remember, हमने ये पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो प्रोवाइड ऑलमोस्ट डबल द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जितना आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ठीक है, उतना का उतना आप फैट्स भी लीजिए। आपने लिया, अब दोनों को मैंने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जितनी एनर्जी सेम अमाउंट में प्रोड्यूस कर देंगे, यानी मुझे जितनी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिली, 1 ग्राम फैट्स उससे डबल एनर्जी मुझे देगा। समझ आया आपको? व्हाट डू यू मीन? द थिंग इज कि सी, 1 ग्राम मैंने फैट्स भी लिए, 1 ग्राम मैंने कार्बोहाइड्रेट्स भी खाया। कार्बोहाइड्रेट से मुझे जितनी एनर्जी मिली उसका डबल जो एनर्जी है वो मुझे कौन प्रोवाइड करेगा? फैट्स प्रोवाइड करेंगे। इस लाइन का ये मतलब है। बट आवर बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स मोर इजीली देन फैट्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, जब भी एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है तो कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी बनती है उसको जल्दी से यूज करती है। फैट्स की जो एनर्जी होती है उसको इजीली यूज नहीं करती है। फैट्स की एनर्जी को इजीली यूज नहीं करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जो एनर्जी होती है उसको इजीली यूज कर लेती है बॉडी। Stored in our body under the skin. Stored in our body under the skin act as heat insulator. See, हमारी जो स्किन होती है
हमारी जो स्किन होती है उसके नीचे एक लेयर होती है जो होती है फैट्स की लेयर होती है, और ये किसके वे में वर्क करती है? हीट इंसुलेटर। हीट इंसुलेटर का मतलब है मेरी बॉडी को जो भी हीट मिल रही है उसको बाकी जो मेरे अंदर की जो है उसको क्या कर देती है? वो लेयर इंसुलेट कर देती है, यानी कि हीट जो है एज ए हीट इंसुलेटर काम करती है। उस जो नीचे स्किन के नीचे जो लेयर होती है फैट्स की होती है, और वो किस वे में काम करेगी? हीट इंसुलेटर के वे में काम करती है। ओके, they also act as cushion for our internal organs and protect them from injury. See, जैसे क्या होता है, अब हमारे जो बॉडी है उसमें ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनपे क्या होता है? वो एक उसके आसपास फैट्स की लेयर होती है, वो क्या करते हैं? जो एज अ कुशन प्रोवाइड कर देती है। कोई भी चीज है अगर अपन कुशन उसके साइड में होगा तो उसमें क्या होगा? इंजरी नहीं आएगी, है ना, उसमें कोई भी उसका ब्रेकेज नहीं होगा। तो ये क्या होता है कि दे ऑल्सो एक्ट एज कुशन फॉर आवर इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें कुशन की तरह फैट की लेयर जो है वर्क करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है इंजरी से, यानी कि कोई भी जो भी इंजरी होगी उसको वो प्रोटेक्ट करती है, यानी कि इंजरी होने से बचाती है, जो फैट्स की लेयर होती है और कुशन की तरह वर्क करती है। डिड यू गेट दिस पॉइंट? समझ आया होगा आपको, है ना, क्योंकि लेयर बना रही है। ऑफ कोर्स बात है, स्किन के नीचे लेयर है, हीट इंसुलेटर की तरह वर्क कर रही है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास जो लेयर है वो कुशन की तरह वर्क कर रही है, उनको इंजरी से बचा रही है, कोई भी ब्रेकेज से बचा रही है। तो दिस इज द मेन थिंग, हमने ये पढ़ लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ फैट्स। सी, हमने अभी लास्ट में ये भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इफ यू रिमेंबर, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फैट्स। देयर आर टू मेनली टाइप्स ऑफ फैट्स। फर्स्ट इज unsaturated fats, and second one is saturated fats. Okay, unsaturated fats mainly obtained from plants are liquid at room temperature. For example, sunflower oil, coconut oil, groundnut oil and mustard oil. Unsaturated fats जो होते हैं वो किससे मिलेंगे? हमें प्लांट से मिलते हैं। जो भी ऐसे फैट्स हैं जो प्लांट से ऑब्टेन करे गए हैं और रूम टेम्परेचर पे, यानी कि जो भी आपका रूम का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पे लिक्विड स्टेट में, उनको क्या बोला जाएगा? अनसैचुरेटेड फैट्स। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर ऑयल जैसे कि रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। एंड कोकोनट ऑयल जो है वो ठंड ज्यादा होती है तब जम जाता है, हम कह सकते हैं ना, तब वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। एंड ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का जो तेल होता है वो भी क्या रहता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। और मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो सरसों का तेल होता है वो भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। एंड दीज ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स सिंस दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट्स, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? अनसैचुरेटेड फैट्स बोला जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सैचुरेटेड फैट्स मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अनसैचुरेटेड फैट्स प्लांट से ऑब्टेन्ड है, तो अनसैचुरेटेड फैट्स किससे ऑब्टेन करे जाएंगे? एनिमल्स से ऑब्टेन करे जाएंगे। आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। आपके डिफरेंस में आ सकता है कि सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, अनसैचुरेटेड प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। और सैचुरेटेड फैट्स रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे? सॉलिड फॉर्म में होंगे, यानी कि जम जाएंगे, है ना, सॉलिड फॉर्म पे रहते हैं। और अनसैचुरेटेड फैट्स क्या रहते हैं? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर एंड घी, इनका एग्जाम्पल दिया जाएगा। बटर एंड घी सैचुरेटेड फैट्स का, और अनसैचुरेटेड में हम दे सकते हैं मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एंड लेट्स सी, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट्स। द टॉपिक वाज फैट्स. It was of two types, right? First was unsaturated fats, and the second one was saturated fats. Right? So the first point that we learned in this was
It is obtained from plants. Saturated fats were obtained from plants, right? And saturated fats were obtained from animals. These were obtained from animals. I'm not writing it completely. आप समझ सकते हैं कि क्या कहने का मतलब है, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगी. Second one is these are liquid at room temperature, right? Liquid state में present होते हैं, liquid at room temperature. And they were solid at room temperature, right? Solid at room temperature. One more point was there. कौन सा था, if you remember? कौन सा होगा सेकेंड पॉइंट, हम कौन सा लिख सकते हैं इसमें? ओके, एंड इसके बाद में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं. सो एग्जाम्पल फॉर दिस अनसैचुरेटेड फैट्स वर, प्लांट से जो भी ऑब्टेन्ड हो रहे थे, कौन कौन से थे इसके एग्जाम्पल्स? कैन यू टेल मी द एग्जाम्पल्स? ओके, सो sunflower oil, coconut oil and mustard oil. Coconut oil and mustard oil. And the examples for saturated fats were butter and ghee. Correct? Okay, I hope this is clear to you and you can note down this chart in your notebook to remember the difference between both of them, saturated fats and unsaturated fats के बीच में. आप difference जो है ये easily आपको learn हो जाएगा. आप इसको अपनी note कर सकते हैं अपनी notebook में. Okay, coming to the next one. हमारा वो पहले वाला complete हो गया था. Yes. अनसैचुरेटेड फैट्स कंप्लीट कर लिए थे हमने और सैचुरेटेड फैट्स में हम पढ़ चुके हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, टेस्ट फॉर फैट्स. हमने टेस्ट पहले भी किए थे, इफ यू रिमेंबर. शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमने दो टेस्ट पढ़े थे, शुगर और स्टार्च दोनों के लिए हमने टेस्ट करा था. शुगर के लिए कौन सा करा था? बेनेडिक्ट टेस्ट किया था, और स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट किया था. फैट्स के लिए भी हम टेस्ट पढ़ेंगे, एंड फैट्स के लिए जो टेस्ट है वो है टेस्ट फॉर फैट सी. अब टेस्ट जो फैट्स के लिए उसका क्या है? इफ द लिक्विड फूड सैंपल रब्ड ऑन टू फिल्टर पेपर और क्रश्ड सॉलिड food sample capped between the folds of a filter paper gives an oily patch on the filter paper, it indicates the presence of food sample. See, आपको क्या करना है? एक फिल्टर पेपर लेना है. फिल्टर पेपर जो होता है वो लिया आपने, उसके बाद में हम क्या करेंगे? फिल्टर पेपर लिया, we took the filter paper, उस पर क्या करेंगे? लिक्विड फूड सैंपल या फिर जो भी सॉलिड फूड था, अगर लिक्विड है तो उसको उस पर डाल दो, है ना, थोड़ा सा उसके ड्रॉप्स जो है उस पर डाल दो. अगर क्या है सॉलिड है तो क्या करो? उसको सॉलिड को, सैंपल को जो फोल्ड्स होते हैं फिल्टर पेपर पे उस पे डाल दो और क्रश कर दो. सॉलिड अगर है तो उसको क्रश करके डाल दो और उसको फोल्ड के बीच में ऐसे डाल के और ऐसे उसको पैच को जो है अपन बंद कर सकते हैं. देन व्हाट, अगर लिक्विड है तो क्या करेंगे? सीज. लिक्विड है तो नॉर्मली कोई भी सैंपल मैंने लिया, लिक्विड लिया मैंने और फिल्टर पेपर पे मैंने उस लिक्विड को डाल दिया. अगर सॉलिड है मैं क्या करूंगी? उसको क्रश करूंगी और क्रश करने के बाद में उस फिल्टर पेपर में डाल दूंगी. ओके, उसके बाद में अगर ऑयली पैच आता है, अगर फिल्टर पेपर पे ऐसा एक ऑयली सा पैच आ जाता है, दैट मीन्स उसके अंदर फैट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. ऑयली पैच है दैट मीन्स उसके अंदर फैट जो है प्रेजेंट है. अगर ऑयली पैच नहीं आता है दैट मीन्स उसमें फैट की प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंट है फैट्स. अगर आपको पता होगा तो आपने नॉर्मली अपने घर पे भी देखा होगा, कई बार अपन क्या होता है अपना जो
टिश्यू पेपर होता है, उसके अंदर हम पराठा या फिर कुछ भी रैप कर लेते हैं, तो थोड़ी देर बाद में उस टिश्यू पेपर पे एक ऑयली पैच आ जाता है ना, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि उसके अंदर जो फैट्स है वो प्रेजेंट है। और अगर मैं उसी पे वो फिल्टर जो भी मैंने टिश्यू पेपर या फिर लिया उसके ऊपर मैं वाटर अगर मैं उस पर डाल लूं तो क्या होगा, उस पर कोई ऑयली पैच नहीं आएगा, दैट मीन्स क्या है, उसके अंदर फैट प्रेजेंट नहीं है। सी सेम इसमें यही करा हुआ है, हमने फिल्टर पेपर ये लिया, दिस इज द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर पे हमने वाटर डाला, तो वाटर डालने के बाद में इसमें कोई ऑयली पैच नहीं आया क्योंकि वाटर के अंदर फैट की प्रेजेंस नहीं है, तो कोई भी ऑयली पैच हमें नहीं दिखा। लेकिन हमने ऑयल की अगर ड्रॉप डाली, ऑयल के अंदर फैट्स प्रेजेंट होते हैं, फिल्टर पेपर लिया हमने, उसके ऊपर ऑयल की पैच ऑयल की ड्रॉप डाली, तो हमें क्या होगा, एक पैच दिखाई देगा, एंड दैट इंडिकेट्स दैट फैट इज प्रेजेंट इन ऑयल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। समझ आया होगा आपको टेस्ट कैसे करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज ओलंपियाड बाइट। आवर बॉडी मोस्टली डजंट शो fat deficiency because excess of carbohydrates and proteins are converted into fats which get stored in the body। हमारी बॉडी में क्या होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी ये शो करेगी फैट्स की डेफिशिएंसी हो रही है। क्यों नहीं होता, एक्चुअली इसलिए नहीं होता बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स और जो कार्बोहाइड्रेट्स भी और प्रोटीन्स भी उनको क्या कर दिया जाता है, जैसी बॉडी को नीड होगी उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फैट्स में, इसलिए उसकी डेफिशिएंसी कभी भी फैट्स की नहीं होती है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। क्यों नहीं होती डेफिशिएंसी, अब आपको समझ आया होगा। डेफिशिएंसी इसलिए नहीं होती है फैट्स की कभी भी बॉडी में बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो और जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसी बॉडी को नीड हुई फैट्स की वो उसको कन्वर्ट कर देती है बॉडी फैट्स में और उसको यूज ले लेती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, और ये बॉडी में इजीली स्टोर भी हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्रोटीन्स। सी हमने पढ़ा अभी जस्ट कि फैट्स पढ़ चुके हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ चुके हैं, फैट्स पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं, प्रोटीन्स। आपने प्रोटीन्स का भी नाम सुना होगा, है ना। तो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, दे आर नीडेड टू बिल्ड एवरी सिंगल पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग होते हैं, पहले हमने पढ़े वो दोनों एनर्जी गिविंग थे, कार्बोहाइड्रेट्स वर ऑल्सो एनर्जी गिविंग एंड फैट्स वर ऑल्सो एनर्जी गिविंग, है ना। लेकिन अब नेक्स्ट वाले जो है वो क्या है, बॉडी बिल्डिंग है। आपने देखा होगा जो भी जिम करते हैं मोस्टली लोग, है ना, जिम करते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं, तो वो प्रोटीन शेक पीते हैं, है ना, टू प्रोवाइड प्रोटीन टू द बॉडी। तो इसी में यही है कि प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, दे आर नीडेड टू बिल्ड एवरी सिंगल पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, बॉडी की ग्रोथ करते हैं, बॉडी बिल्डिंग और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और क्या होता है, हमारे जो भी हर सिंगल पार्ट जो है हमारी बॉडी का वो किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है ना। और जो भी ग्रोथ होती है और रिपेयर होता है हमारी बॉडी में, कोई भी इंजरी आ गई उसके बाद में जो रिपेयर होगा, कोई भी ग्रोथ होगी अगर, है ना, तो वो किसकी हेल्प से होती है, प्रोटीन्स की हेल्प से होती है। एग्स, मीट, लेंटिल्स एक्सेट्रा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस में होता है, एग्स में होता है, मीट में होता है, लेंटिल्स में होता है। तो ये सारे क्या है, गुड सोर्स हैं प्रोटीन्स के। दे आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पिछले हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स पढ़े थे उसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस थी, लेकिन प्रोटीन्स में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, 4 चीजों की प्रेजेंस होगी। बट सम प्रोटीन में ऑल्सो कंटेन सल्फर, फॉस्फोरस और सम मेटल। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर और क्या प्रेजेंट हो सकता है, सल्फर भी प्रेजेंट हो सकता है, फॉस्फोरस भी, और कोई मेटल भी प्रेजेंट हो सकता है। आवर बॉडी कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन। आपने नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन का, है ना। हीमोग्लोबिन की कमी भी हो जाती है बॉडी में, तो बॉडी जो ऐसा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, एक प्रोटीन है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन, सी these all are source of proteins, plant source of protein and animal source of protein। यानी कि जिन ऐसे प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, और जो प्लांट से मिलता है वो कौन सा हो सकता है, टोफू हो सकता है ना, बीन्स हो सकते हैं, सोयाबीन हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। बहुत सारी चीजें हो सकती है जिससे हमें क्या मिलता है, प्लांट से जो प्रोटीन मिलता है। और क्या मिलता है, एनिमल से कहाँ से मिल सकता है, हमने पढ़ा था मीट, एग, है ना। तो यहाँ से मिल्क हो गया, एग्स हो गए,
ठीक है, लैम्ब हो गया, चिकन हो गया, पॉर्क हो गया, इन सब चीजों से ही मिल सकता है। आई होप यू कैन गेट द पॉइंट, है ना, समझ आ गया होगा आपको। योगर्ट से भी मिलता है। तो बहुत सारी जो एनिमल से जो भी हमें चीजें मिल रही है और उसमें प्रोटीन है, तो वो सारी एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन होंगी, और जो प्रोटीन हमें प्लांट से मिल रहा है ना, सोयाबीन, नट्स हो गए, बीन्स हो गए, तो ये कहां से, ये सारी चीजें जो होंगी प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन होंगी। If protein requirement depends upon age, health and gender of the body, प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में वो किस पे डिपेंड करती है? एज पे डिपेंड करती है। सी, हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, हमने फैट्स पढ़े, वो एनर्जी गिविंग थे। एनर्जी तो आपको एवरी टाइम चाहिए ना, वेदर यू आर, वो एज पे नहीं डिपेंड करेगी, एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है। और ना वो हेल्थ पे डिपेंड करेगी, ना कोई जेंडर पे डिपेंड करेगी। इट्स नॉट लाइक कि फीमेल को ज्यादा चाहिए, मेल को कम चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो फैट्स और प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का ऐसा कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहे थे वो इन चीजों, इन फैक्टर्स पे। लेकिन प्रोटीन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? एज पे, हेल्थ पे और जेंडर की, जो जेंडर पे डिपेंड करता है। यानी कि एज जो है, कोई पर्टिकुलर जो भी इंसान है उसकी एज क्या है उस पे भी डिपेंड करेगा कि उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। उसकी हेल्थ कैसी है उस पे भी डिपेंड करेगा कि उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। और उसका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, है ना, क्या जेंडर है उसका, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसको प्रोटीन की नीड कितनी है या रिक्वायरमेंट कितनी है। तो आपकी डाइट में जो भी आपका प्रोटीन आपको चाहिए आपकी डाइट में, वो किस पे डिपेंड करेगा? इन 3 फैक्टर्स पे, एज, हेल्थ और जेंडर पे डिपेंड करेगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। Growing children, pregnant ladies, nursing mothers and sick people need more proteins to recover. अब जैसे कि अभी मैंने बोला कि डिपेंड करता है जेंडर पे, हेल्थ पे और एज पे, तो इसीलिए किस पे, इन जो ये भी पर्टिकुलर ये जो कंडीशंस होती है इसमें क्या होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ग्रोइंग कोई भी चिल्ड्रन है, यानी कि जिनमें अभी ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है ना, जो भी ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनको प्रोटीन की नीड ज्यादा होगी कंपैरेटिव टू दोज जिनकी ऑलरेडी हाइट बढ़ चुकी है, वो ग्रोन अप है ऑलरेडी, है ना, तो उनको ग्रोइंग अप जो है उनको ज्यादा नीड होती है। प्रेग्नेंट लेडीज जो भी होती है, प्रेगनेंसी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ना। तो प्रेग्नेंट कंपैरिजन करें जब नॉर्मल कंडीशन में, है ना, तो नॉर्मल कंडीशन में से ज्यादा रिक्वायरमेंट कब होती है? अगर कोई ग्रोइंग चिल्ड्रन है उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, प्रेग्नेंट वुमेन है उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और नर्सिंग मदर्स मीन्स जस्ट किसी की डिलीवरी हुई है, प्रेगनेंसी जस्ट उनकी हुई है, बेबी जो है अभी जस्ट बॉर्न हुआ है, तो वो नर्सिंग मदर्स कहलाती हैं, है ना। तो नर्सिंग मदर्स जो होती है उनको भी नीड होती है प्रोटीन्स की ज्यादा। और सिक पीपल यानी कि कोई बीमार है तो उसको भी प्रोटीन्स की नीड ज्यादा होगी। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, समझ आया होगा आपको क्यों इस पहले बोला गया कि एज, हेल्थ और जेंडर पे डिपेंड करता है, बिकॉज कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर कोई भी पर्सन की क्या कंडीशन है, तो उसको ज्यादा चाहिए होगा प्रोटीन। और फैक्टर जो है वो क्या हो सकते हैं? एज हो सकती है कि एज जो है उस पर भी डिपेंड करेगा, हेल्थ पे डिपेंड करेगा और जेंडर पे डिपेंड करेगा। एंड यू ऑल्सो, आई होप यू गॉट दिस ऑल्सो कि ग्रोइंग चिल्ड्रन जो है उनको चाहिएगा ज्यादा, प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा चाहिएगा, नर्सिंग मदर्स जो है उनको ज्यादा प्रोटीन की नीड होगी, और किसको? सिक पीपल यानी कि जो बीमार लोग हैं उनको भी नीड ज्यादा होगी। एंड होप दिस इज क्लियर। ये भी समझ आया होगा कि प्लांट से जो भी प्रोटीन मिल रहा है वो प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और जो भी एनिमल से मिल रहा है वो एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है ना। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए एंड आपको पूछा जाए कि एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा इनमें से, तो यू शुड नो कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये कोई भी एनिमल से आया हुआ है, तो ये जो है जो एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बट कंफ्यूजन एक ऐसे भी हो सकती है, इट्स लाइक टोफू। जो टोफू है ये दिखने में तो पनीर जैसा लग रहा है ना, इट लुक्स लाइक कि पनीर है ना, लेकिन है नहीं। एक्चुअल में टोफू जो होता है वो प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, बिकॉज ये सोयाबीन मिल्क से बनता है, ठीक है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होना, पहले देखना पढ़ना कि एक्चुअल में है क्या, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर पनीर होगा तो एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन अगर टोफू होगा तो वो प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Olympiad bite. Some proteins in our body, for example, enzymes play an important role in our life processes. See, हमारे ना बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, है ना। जो एंजाइम्स होते हैं
कुछ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, वो एक्चुअल में एक टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और वो हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, वो इंक्लूडिंग ऑल द प्रोसेसेस जो भी हमारे कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं, सर्कुलेटरी प्रोसेस है ना, जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं, है ना। तो वो सारे प्रोसेसेस में एंजाइम्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमें दिया हुआ है ना, एंजाइम्स क्या होते हैं? एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। और ये किसमें हेल्प करते हैं? हमारे डेली लाइफ जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनमें हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Sometimes some of the proteins are converted into carbohydrates in our body, thus can be used as fuel by the body. See, कभी कभी क्या होता है, बॉडी को नीड है तो प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कार्ब्स है ना, शॉर्ट फॉर्म में आई एम राइटिंग दिस कार्ब्स। तो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और एज ए फ्यूल का मतलब है एनर्जी की नीड जब भी होगी है, ठीक है। बॉडी को एनर्जी की नीड है, उसको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहा है, एनर्जी जो भी हमारी बॉडी है उसको कार्बोहाइड्रेट्स की जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, तो क्या होगा? जो भी प्रोटीन्स होंगे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और एज अ फ्यूल मतलब एज एनर्जी, फ्यूल तो क्या होता है? एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी को चाहिए, है ना। तो एज एनर्जी जो है उसको यूज कर लिया जाता है। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रोटीन तो क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग होते हैं। तो जब भी एनर्जी की नीड होगी, प्रोटीन्स को कार्ब्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बॉडी कन्वर्ट कर लेगी और एज अ एनर्जी फ्यूल जो है उसको यूज कर लेती है बॉडी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के लिए भी टेस्ट करा जाता है। हमने फैट्स का भी पढ़ा, हमने कार्बोहाइड्रेट्स का भी पढ़ा टेस्ट, तो अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। सी, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कैन बी टेस्टेड बाय कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, जिसे सम क्रश्ड फूड आइटम इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब विद अमाउंट ऑफ वाटर। अब देखो क्या होगा, मेरे को टेस्ट करना है कोई भी फूड आइटम है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। मैं क्या करूंगी, एक टेस्ट ट्यूब लूंगी, उसके अंदर मैं जो भी फूड आइटम है उसको क्रश करा मैंने और उसके अंदर मैं डाल दूंगी। अब मैं क्या करूंगी कि जो भी फूड आइटम है उसमें क्या करूंगी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर डालूंगी थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में 2 ड्रॉप्स डालूंगी, किसकी? कॉपर सल्फेट की, और 10 ड्रॉप्स किसकी डालूंगी? कास्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको शेक कर दूंगी डालने के बाद में। इफ द फूड सैंपल टर्न्स पर्पल, अगर पर्पल कलर आता है या फिर वॉयलेट आता है, देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम्स। तो इंडिकेट करता है कि उसमें जो प्रोटीन्स हैं प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ आएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मैं आपको रिपीट करके बताती हूँ एक बार वापस। क्या करेंगे हम, हमें जब भी प्रोटीन का टेस्ट करना है, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें जो भी फूड आइटम है जिसमें मुझे टेस्ट करना है उसमें प्रेजेंट है प्रोटीन या नहीं है, उसको क्रश करूंगी मैं। उसको क्रश करने के बाद मैं टेस्ट ट्यूब में डालूंगी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर डालूंगी, ताकि वाटर डालने से क्या होगा, उसको थोड़ा लिक्विड फेज में आ जाएगा वो, है ना। रिक्वायर्ड जितना, ऐसे नहीं बहुत सारा डाल दिया, रिक्वायर्ड अमाउंट जो भी वाटर है उसको मैं डालूंगी। और उसके बाद में क्या करूंगी, किसकी? 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालूंगी और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालूंगी। आपको इतनी ही ड्रॉप्स डालनी है, उसकी ज्यादा ना एक्सीड करनी है ना उससे ज्यादा कम, उससे कम डालनी है। ये एज इट इज डालूंगी और उसको शेक करूंगी मैं। शेक करने के बाद में अगर जो सोल्यूशन बना उसका कलर अगर पर्पल या वॉयलेट आता है, दैट मीन्स उसमें क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर नहीं आता है, दैट मीन्स उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। सी, इसमें यही करा, क्या करा, पहले जो फूड आइटम था उसमें क्रश करके जो टेस्ट ट्यूब ली, उसके बाद में फूड आइटम जो था उसको क्रश करके उसमें डाला, और फिर क्या हुआ, क्रश करने के बाद में उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया, और उसके बाद में डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला। कितनी ड्रॉप्स डालेंगे हम? 2 ड्रॉप्स ओनली, है ना। 2 ड्रॉप्स इसकी डाली हमने। 2 ड्रॉप्स डालने के बाद में डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, और उसको और क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा बोला जाता है ना। कास्टिक सोडा की कितनी ड्रॉप्स हमने डाली थी? कास्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स डालेंगे, राइट। कास्टिक सोडा 10 ड्रॉप्स हम डालेंगे।
और उसके बाद में उसको शेक कर देंगे, राइट। शेक करने के बाद में अगर पर्पल कलर आया या फिर वॉयलेट कलर, यानी कि ऐसा कलर अगर आता है, ठीक है, ऐसा कुछ आया पर्पल कलरिंग, देखो ऐसा पर्पल कलर अगर अपीयर होता है तो प्लस, प्लस मींस पॉजिटिव फॉर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर प्रोटीन्स, यानी कि इसमें प्रोटीन्स जो है प्रेजेंट है और इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है बिकॉज इसमें कलर नहीं आया। तो पर्पल कलर इंडिकेट करेगा किसको, प्रोटीन की प्रेजेंस को, प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है या उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो वी आर डन विद टूडेज टॉपिक। हमारे टॉपिक हो चुके हैं। आज हमने दो टॉपिक्स पढ़े, फैट्स के बारे में हमने आज पढ़ा और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, उसके टेस्ट भी पढ़े हमने, उसके टाइप्स भी पढ़े। सो आई होप द लेक्चर आपको समझ आया होगा। यू कैन सी द क्वेश्चंस ऑल्सो, आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के पढ़ सकते हैं, प्रोटीन्स के, फैट्स के आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है, एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय योर ओन। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू।